अतिथियों के द्वारा चर्चा करानी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं क्रम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आवाज़ दे रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ अपनी बहन जो आसाम से पधारी हैं हमारे बीच, आदरणीय निशा नंदिनी जी को, वो माइक पर आएं और अपने उद्बोधन में जो भी आप बोलना चाहते हैं इस विषय में आप उस बारे में बोलें। आदरणीय निशा नंदिनी जी। मंच पर उपस्थित तथा मंच के समक्ष आसीन सभी सम्माननीय महानुभावों को मेरा नमस्कार व हार्दिक अभिनंदन और आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज के विमर्श का विषय रखा गया है भारतीय साहित्य में महिला साहित्यकारों की भूमिका, तो वैसे तो महिला लेखन भक्ति काल से प्रारंभ हो चुका था। हम सब मीराबाई, रत्नावली, सुजान इन सब के नाम से परिचित हैं, पर वास्तविक महिला लेखन 1906 में बंग महिला से प्रारंभ हुआ, जो आज तक 21वीं सदी तक आ पहुंचा है। महिला लेखन का सफर अपने आप में अनूठा है। भारतीय साहित्य में नारी का विशेष योगदान रहा है और रहेगा। अंग्रेजी भाषा की प्रथम महिला लेखिका हैं नयनतारा सहगल, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं और बहुत निरपेक्ष रूप से लेखन कार्य कर रही हैं। उनका लेखन कार्य जो किया गया बहुत सराहा गया। और इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा, सुमुद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मालती जोशी, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रांगदा, उषा प्रेमवदा, अचला नागर, कृष्णा सोवती, चित्रा मुदगल आदि महान महिला साहित्यकारों के नाम से शायद ही कोई अपरिचित होगा। सभी उनके नाम से, महान साहित्यकारों के नाम से परिचित है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई उड़ान दी है, अपना योगदान दिया है। चूंकि विषय में भारतीय साहित्य में महिला साहित्यकारों की बात कही जा रही है, तो इस संदर्भ में सभी भाषाओं की प्रसिद्ध महिला साहित्यकारों का उल्लेख करना जरूरी है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं असम की हूँ, तो मैं असमिया महिला साहित्यकारों में के नाम लेना चाहूँगी, जिनमें हैं चंदना गोस्वामी, नलनीवाला देवी, निरुपमा बरगोहाई, मामुनी राय गोस्वामी, निर्मला बरदुलई आदि प्रसिद्ध महिला साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से असमिया साहित्य को मजबूती दी है। असमिया महिला कवित्री की एक कविता का मैं हिंदी अनुवाद 4 पंक्तियों में बोलना चाहती हूँ। शीर्षक है हमें आयासु, यानी समय आ रहा है। समय इंतजार करो मेरा, मैं आ रहा हूँ, दुर्गम गिरी कंदरा से, जलमग्न प्रांतर से, मरुभूमि को पार कर, समुद्र के किनारे किनारे, अंधेरे रास्तों से आ रहा हूँ, परित्यक्त संतान में, माँ का नाम भारतवर्ष। इसी तरह उड़िया महिला साहित्यकारों में जिन्होंने उड़िया साहित्य को प्रगति दी वह हैं नंदिनी साहू, सरोजनी साहू, और बंगाल में बंग महिला से नारी लेखन का प्रारंभ होकर आगे बढ़ा और ये महाश्वेता देवी, बर्णिता बागची, लीला मजुमदार, ज्योतिर्मयी देवी और झुम्पा लहरी तक इसकी लहर पहुंची, जिन्होंने बंगला साहित्य को एक नई पहचान दी। इसी प्रकार मराठी साहित्य में मालती वेडेकर, शोभा डे, सुनीता देशपांडे, निर्मला देशपांडे आदि महिला साहित्यकारों ने साहित्य को मजबूती दी है। और भारतीय मूल की उर्दू भाषा की इस्मत चुगताई, जना बेगम, रशीदा जहां, इन सब के नाम से तो हम सब परिचित ही हैं, जिन्होंने उर्दू साहित्य में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसी तरह मलयालम की एम लीलावती, पी वत्सला, सुगत कुमारी आदि ने अपना योगदान दिया भारतीय साहित्य को। तेलुगु की भार्गवी राव, कन्नड़ की एम के इंदिरा और नागालैंड की तेंसुला आओ
मणिपुर की M.K. विनोदिनी देवी, संताली भाषा की निर्मला पुतुल के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा, जिनको अभी हाल के कुछ वर्ष में पुरस्कार से नवाजा गया है। उनकी संताली रचना का अनुवाद में 4 पंक्तियां देना चाहूंगी। बांस की खासियत भी अजीब है, जो बिना खाद पानी के भी बढ़ जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती है, बस जहां लगा दो लग जाता है। बांस जहां भी होता है अपनी ऊंचाई का एहसास कराता है और अन्य पेड़ बोने पड़ जाते हैं। इन सब भाषाओं के अतिरिक्त आदिवासी महिला साहित्यकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनके नाम है एलिस एक्का, ग्रेस गुजर, वंदना टेटे। तो कहने का तात्पर्य कि अपनी अपनी जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में महिलाओं ने अपना पूरा योगदान दिया अपने साहित्य को ऊपर उठाने के लिए। और इस प्रकार पूरे देश के विभिन्न भाषाओं में हमें महिला साहित्यकार दिखाई देती हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शिक्षित होने के साथ ही नारी ने ये समझा कि उसे पुरुष के साथ खड़े होने का अधिकार है, क्योंकि वह सक्षम है। मेरा मानना है कि नारी में संवेदना का अतुलनीय खजाना है। जब वह पहली बार नारी ने अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं को कलम के माध्यम से कागज पर उतारा, तब उत्कृष्ट साहित्य सृजन की रचना हुई और पाठकों ने सराहा, लेकिन समीक्षकों ने आलोचना भी की। उन्हें साहित्यकारों की पंक्ति में बैठाना उचित न लगा, किंतु महिला साहित्यकारों ने निडर होकर अपनी साधना जारी रखी। आज नारी से साहित्य का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। विभिन्न विधाओं को वो अपनी लेखनी से नई उड़ान दे रही है। नारी लेखन का मुद्दा, नारी लेखन एक रण क्षेत्र है। नारी लेखन में उसकी संवेदना, अंतर्दृष्टि और सबसे बढ़कर पीड़ा जो सदियों से उसके खाते में संचित होती आई है, वो हमें दिखाई देती है। आज रचनात्मक साहित्य सृजन में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि नारी जब लिखती है तो वे एक जिम्मेदारी उठाती है। मेरे विचार से, ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, मेरे विचार से अनुभूति कितनी ही तीव्र और संवेदना कितनी सघन क्यों ना हो, पर दृष्टा की संवेदना में अंतर होता ही है। और नारी भोक्ता होकर कलम चलाती है, इसलिए उसका लेखन यथार्थ की अनुभूति समेटे होता है। मध्य युग से ही नारी शोषित होने लगी थी और समस्याएं तो शोषित की ही होती हैं। अब लेखन में नारी पुरुष का भेद आज के समय में अप्रासंगिक हो चुका है। अब तो परिवेश की चुनौतियों को चित्रित करने वाला साहित्य ही चिर साहित्य है। जब से नारी ने हाथ में कलम ली है, तब से आज तक सामाजिक मुद्दों को वह ईमानदारी के साथ, निडरता के साथ कागज पर उतार रही है। महिला साहित्य रचनाकारों ने साहित्य के माध्यम से जन जागरण का अलख जगाया है और कामयाबी पा रही है। हर क्षेत्र में, साहित्य के हर क्षेत्र में कामयाबी महिला पा रही है। नारी लेखन की और एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज भी पुरुष सत्तात्मक समाज में वे अपने आप को बेबाकी से व्यक्त नहीं कर पाती है, उसका साहस नहीं जुटा पाती है। उसका दबा हुआ स्वर रूढ़ियों की चादर ओढ़े होता है। और नारी लेखन से साहित्य का कोई पहलू छूटा नहीं है, पर जब भी वो लिखती है कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें कि उसका एक अवगुंठन चढ़ा होता है और उसमें भी एक सौंदर्य है। उसको द्वारा अपने लेखन को वो प्रस्तुत करती है। और एक लेखिका जो है, नारी जो महिला है, वो पहले एक माँ होती है, फिर एक पत्नी है और तीसरे स्थान पर वो एक रचनाकार होती है। इसलिए महिला लेखन के जीवन के जो अनुभव हैं वो अनूठे होते हैं। उसकी दृष्टि एक व्यापक दृष्टि होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब से 1990 से जब से नारी ने कलम अपनी उठाई है, तब से वो जो झारूपन के साथ अपना लेखन कर रही है और उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि होती चल रही है। और ये निश्चित ही एक सुखद संकेत है। जीवन मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों, पुरानी आस्थाओं को आत्मसात करने वाली महिला रचनाकारों का कहना है कि नारी अनुभूतियों की तपिश ने उन्हें अभिव्यक्ति के क्षण दिए हैं, उनके चिंतन को एक नया आकाश दिया है, नई सोच की जमीन दी है। यही कारण है कि नारी साहित्य लेखन एक तरफ स्वांता सुखाए है तो दूसरी ओर जनहिताय है।
नारी साहित्य इस परिवर्तन युग की सुख चिंतक है, हित चिंतक है। आज स्पर्धा के युग में भी नारी लेखन एक चुनौती है, फिर भी उसे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। आज नारी हर जगह अपना मार्ग बनाकर अपने हस्ताक्षर छोड़ रही है, आगे बढ़ रही है, विरोधों को नकार रही है। आज हम सब देख ही रहे हैं। और ये भी सच है कि नारी लेखन में उसका आत्मसंघर्ष दिखाई देता है। महिला साहित्यकार के लिए बाहरी प्रसंग से पहले उसके आंतरिक प्रसंग होते हैं, जहाँ वे जीती है, जहाँ वे सांस लेती है, और दूसरी ओर होती है समय की चुनौती। नारी के सृजन और जीवन के बीच अनवरत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। यहाँ मैं अपनी एक रचना को पढ़कर सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। नारी के विषय में मेरी एक रचना। वह चटकती है कांच सी, वह चटकती है कांच सी, वह खिलती है कचनार सी। राह में नारी के विकार हैं, व्यवधान हैं, दुविधाएं हैं, द्वंद्व हैं। कितने घेरे, कितने कटघरे हैं, कितनी अदालतें, कितने शासन प्रशासन हैं। फिर भी अन्याय से घिरी है कोमलांगी, कठोर, कंपित नारी। सदियां बीत गईं, न जान सका कोई कितने हैं ईश्वर, अल्लाह, कितने गुरु, पादरी, पैगंबर। फिर भी सर्वत्र व्याप्त है कितनी अनबन, कितना अनर्थ, कितना अधर्म। है ये कैसी विडंबना है पूरी आजादी नारी को। अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। है ये कैसी विडंबना है पूरी आजादी नारी को, फिर भी वह अबोध न जाने कितने डेरों से, कितने खूंटों खंभों से बंधी है, न जाने कितने खूंटों खंभों से बंधी है। इस तरह साहित्य की प्रगति में महिला साहित्यकारों की सार्थक भूमिका रही है और रहेगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और रीता जी ने मुझे यहाँ मंच पर आकर अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ रीता जी का। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन निशा नंदिनी जी। बहुत सारगर्भित और गंभीर वक्तव्य। इसी बीच समारोह में हमारे विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार और उससे ज़्यादा हमारे अपने सहृदय आदरणीय किशोर द्विवेदी जी पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय रीता पात्रा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आदरणीय किशोर द्विवेदी जी को मंच तक लेकर आएं, और आपसे अनुरोध कर रहा हूं द्विवेदी जी कि आप मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी। साथियों, आपसे आशा रखूंगा कि कर्तव्यों से उनका स्वागत किया जाए। जी साथियों, स्वागत की परंपरा का निर्वाह समारोह में बहुत सारे वरिष्ठ लेखकों के साथ साथ आदरणीय अशोक मधुप जी मौजूद हैं। मैं आदरणीय अशोक मधुप जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच तक आएं। हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय किशोर द्विवेदी जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें, और रीता पात्रा जी से अनुरोध कि आप उनका सहयोग करें। आदरणीय अशोक मधुप जी, कायाकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ लेखक। संदीप सर वीडियो में भी तो आएगा, बोल दिए। संदीप जी, चित्र में सारे लोग आ जाएं।
मेरा से आप समझ गए हो कि मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। इधर देखिए सर। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी, बहुत व्यस्तता के बीच हमने व्यक्तिगत अनुरोध किया कि आपको पहुंचना है, तो इन्होंने अपना वादा निभाया। वो कहा कि मैं पहुंचूंगा जरूर, चाहे जितना भी मेरे पास समय हो। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय द्विवेदी जी आपको कि आप हमारे समारोह में आए और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आप आए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय द्विवेदी जी। साथियों, बिना किसी औपचारिकता के अगले संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय अमेय प्रधान जी का आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आप मंच पर आएं, माइक पर आएं और संबंधित विषय पर अपने विचार और उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय अमेय प्रधान जी। जय जगन्नाथ। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी हिंदी का सम्मेलन में मैं स्टेज पे हूँ। नॉर्मली मैं जहाँ पे उड़िया का, तो उसी उड़िया ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का मैंने काफ़ी अटेंड किया है। पर दो चीज़ है, आज का जो ये प्रोग्राम है, महिला साहित्यकारों का भूमिका क्या है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि महिला साहित्यकारों का जो स्रष्टा है, ये हमारा भागदेवी माँ सरस्वती जी। बहन नंदिनी जी बहुत सारे लिस्ट आपका सामने रखती है, असम से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक। लेकिन एक चीज महिला साहित्यकार का इतना ये है कि ये भक्ति में भी है, शक्ति में भी है, हर तरीका से आप उसको पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारा उड़ीसा का है। जगह का नाम है बालेश्वर। एक साहित्यकार, शायद उड़ीसा का साहित्य जगत में इतना सारे ग्रंथ उसने लिख दिए बालेश्वर का, वो उनका नाम है अपर्णा देवी। ये अपर्णा देवी साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का बहन बोला जाता है। शायद किसी को पता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं, बट मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि उनका बारे में, एक रक्षाबंधन का दिन, ये हमेशा रक्षाबंधन के दिन भेजती रहती थी, लेकिन एक दिन वो भूल गई। इतना भगवान जी का भक्ति में डूबे हुए तो वो सारे चीज़ भूल गए। तो 2-3 दिन से पहले उनको पता नहीं चला कि ये चीज़ इस बार क्यों नहीं हुआ। जिस दिन रक्षाबंधन है उससे पहले दिन वो पोस्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, अब एक दिन से उसे, आजकल तो ज़माना अलग है, कोरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी टाइम नहीं था। कम से कम 20-25 साल से पहले की बात है। इसने क्या कि एक दिन से पहले इंडियन पोस्टल में जाके उसको स्पीड पोस्ट किए। बालेश्वर से पूरी कम से कम आज का जो पोस्टल का सिस्टम है, मिनिमम 4 डेज लगता है, 4 दिन लगता है। लेकिन कितना लीला है भगवान जी का है। इसे साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए, एक महिला को सम्मान देने के लिए, ये नेक्स्ट डे रत्न सिंहासन का नीचे पड़ा हुआ रक्षा 3 रक्षे। पंडित लोग ने पहले क्या करता, जगन्नाथ उड़ीसा में ये कल्चर अभी भी है, आगे भी रहेगा ये, क्योंकि संस्कृति का ये है। तो ये जो रक्षाबंधन होता है, पहले जगन्नाथ जी का हाथ में बना होता है, ये चीज़ पंडित लोग बांधते हैं, उसका बाद फिर अपने भाई बहन का ऊपर ये करते। अब उसी दिन भगवान जी का ऊपर जो रक्षाबंधन हो रहा था, पंडित जी बांध रहे थे, बिल्कुल सारे नीचे गिर रहे थे। तो पंडित जी को समझ में नहीं आया, तो पंडित ने जाके जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु जी क्या हो रहा है।
तो भगवान जी ने बताया कि मेरा बहन का रक्षा जो है मेरा सिंहासन का नीचे पड़ा हुआ है। इस कलर का 3-4 रक्षे है। अब इस कलर का आप देख लो, ये है। पहले उसको पहनने का बाद फिर आपका ही होगा। तो ये है अद्भुत लीला है एक साहित्यकार को सम्मान देने का। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अब इस महिला को मैं सम्मान करते हुए मेरा एक मूवी भी आ रहा है महिला शक्ति का ऊपर। उस मूवी का नाम है मुंदुली, शायद इसी साल वो रिलीज करेंगे। और इंग्रेज में जो एक शब्द है नारी, ये तो शायद संस्कृत का शब्द है, इंग्रेज का नहीं है। लेकिन नारी का जो अगर उसको डिटेल्स में देखा जाए